प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बैंकों द्वारा साख सृजन या साख निर्माण के बारे में जानकारी दूंगी। तो बैंकों द्वारा साख सृजन या बैंकों द्वारा साख निर्माण, जिसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक्स। तो साख सृजन का अर्थ वित्तीय संस्थाओं की उस शक्ति या क्षमता से है जिसके द्वारा वे अपने ऋणों, अग्रिमों या निवेशों की प्रक्रिया आदि से साख की मात्रा को बढ़ा देते हैं। कई बार देश में बैंकों में कुल जमा देश में प्रचलित कुल मुद्रा की मात्रा से अधिक ही नहीं वरन कई गुना अधिक होती है। तो जब बैंकों के द्वारा साख निर्माण का कार्य किया जाता है तो बैंकों में जो जमा है वह देश की कुल मुद्रा की अपेक्षा कई गुना अधिक हो जाती है। इस संबंध में प्रोफेसर सेयर्स ने कहा है कि बैंक केवल एक द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं है वरन वे द्रव्य सृजन संस्थाएं भी है। अर्थात सेयर्स ने ये कहा है कि बैंक केवल द्रव्य जुटाने वाली ही संस्था नहीं है बल्कि वे साख का सृजन करने वाली संस्थाएं भी हैं। तो साख का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है बैंक नोटों का निर्गमन। तो आजकल बैंक नोटों को जारी करने का कार्य सिर्फ केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, लेकिन पहले यह कार्य बैंकों के द्वारा भी किया जाता था। तो आजकल केंद्रीय बैंक थोड़े से धात्विक कोषों के आधार पर कई गुना अधिक मुद्रा निर्गमित कर देते हैं और इस तरह से बैंक नोटों को जारी करने का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दूसरा है नकद जमा तथा साख जमा द्वारा साख सृजन। तो ये इसका सबसे मुख्य तरीका है कि नकद जमा और साख जमा के द्वारा साख का सृजन किया जाता है। तो जब व्यक्ति बैंक में मुद्रा जमा कराता है तो इसे हम नकद जमा या प्राथमिक जमा कहते हैं। बैंक इस धनराशि का अर्थात नकद जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास में नकद रूप में रखते हैं और शेष राशि किसी व्यक्ति को उधार दे दी जाती है। तो जो उधार दिया जाता है यह व्यक्ति को नकद न देकर बैंक में उसके खाते में जमा कर दी जाती है, जिसे हम साख जमा कहते हैं। इस साख जमा का भी एक निश्चित प्रतिशत भाग बैंक अपने पास रखते हैं और शेष राशि फिर उधार दे दी जाती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी के द्वारा बैंक कई गुना साख का सृजन कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा है बैंक प्रतिभूतियों, बिलों, हुंडियों व विनिमय पत्रों की कटौती या क्रय विक्रय करके भी साख का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से भी अर्थात बैंक प्रतिभूतियों, बिलों, हुंडियों, विनिमय पत्रों की कटौती या क्रय विक्रय के द्वारा भी साख का सृजन करते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋणों की संतान है। तो जब लोग अपनी नकद बचतों को बैंक में जमा कराते हैं तो ये जमा प्राथमिक जमा या नकद जमा या प्रत्यक्ष जमा कहलाती है। बैंक अपने इस नकद जमा का कुछ निश्चित प्रतिशत अपने नकद कोष में रखकर शेष राशि को उधार दे देता है। बैंक द्वारा यह उधार दी गई राशि प्रायः नकद में नहीं चुकाकर ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है। इस जमा को व्युत्पन्न जमा या साख जमा कहते हैं। तो बैंक इन ऋणियों को चेक आदि के द्वारा इस राशि को निकालने की सुविधा देते हैं। इस प्रकार बैंक अपनी जमाओं से ऋण देकर उसे पुनः अपनी जमाओं के रूप में ले लेते हैं। तो जितना अधिक उधार दिया जाता है उतनी ही साख जमा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार बैंक अपनी जमा के आधार पर ऋण देते हैं और ऋण जमा को जन्म देते हैं। अतः यह कहा जाता है कि ऋण जमा की संतान है तथा जमा ऋणों की संतान है। तो इस तरह से पहले व्यक्ति बैंक में जमा कराता है और उस जमा का एक निश्चित भाग बैंक अपने पास रखता है और शेष उधार दे देता है। इस उधार को भी पुनः जमा पे प्राप्त कर लिया जाता है और इसका भी एक निश्चित प्रतिशत भाग बैंक अपने पास रखते हैं
और शेष उधार दे दिया जाता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और बैंक कई गुना साख का सृजन कर लेते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं और ये जो तालिका आपके सामने है, इस तालिका में इसी बात का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले है ऋणी जमाकर्ता, दूसरे कॉलम में है प्राथमिक व्यय साख निक्षेपों के रूप में प्राप्त राशि, फिर है कोषानुपात जो कि हम यहाँ 10% मान के चल रहे हैं, इसके बाद है दिए गए ऋण और अंत में है व्युत्पन्न निक्षेप या साख जमा। तो माना कि ए व्यक्ति है जो बैंक में प्राथमिक जमा के रूप में 10,000 रुपये जमा कराता है। तो यहाँ हम कोषानुपात 10% मान के चल रहे हैं, तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये बैंक अपने पास नकद कोष में रखेंगे और 10,000 में से 1,000 घटाने के बाद जो शेष 9,000 की राशि है यह बी व्यक्ति को उधार दे दिया जाएगा और जो उधार दिया जाता है उस बी व्यक्ति को नकद न दे करके बैंक में ही उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। तो ये जो 9,000 रुपये है ये बैंकों को साख जमा या व्युत्पन्न निक्षेप के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरह से बी व्यक्ति के खाते में बैंक में जमा हो गया 9,000 रुपये। तो जो 9,000 रुपये की राशि है इसका फिर 10% अर्थात 900 रुपये कोषानुपात के रूप में बैंक अपने पास में रखेंगे और शेष 8,100 रुपये की राशि का ऋण सी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। तो जो सी व्यक्ति को उधार दिया जाता है या बैंक में ही उसके खाते में जमा कर दिया जाता है, तो जो साख जमा है ये हो जाएगी 8,100 रुपये। अब ये 8,100 रुपये सी व्यक्ति के बैंक के खाते में जमा है, तो 8,100 रुपये जमा हो गए। इस 8,100 रुपये का 10% होता है 810 रुपये। यह बैंक अपने पास में नकद कोष में रखेगा और शेष राशि अर्थात 7,290 रुपये डी व्यक्ति को उधार दे दिया जाएगा। तो डी को जो उधार दिया जाएगा उसे नकद में न देकर के बैंक में ही उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से 7,290 रुपये साख जमा के रूप में बैंकों को प्राप्त हो गए। इसके बाद जो डी व्यक्ति है उसके पास बैंक में जमा है 7,290 रुपये। तो जो अगला व्यक्ति ई है उसको 6,561 रुपये उधार दिए जाएंगे, क्योंकि 7,290 रुपये का 10% होता है 729 रुपये। तो 729 रुपये कोषानुपात के रूप में बैंक अपने पास नकद रूप में रखेगा और शेष राशि 6,561 रुपये अगले ई व्यक्ति को उधार दे दिया जाएगा। तो जो उधार दिया जाएगा तो ये साख जमा के रूप में 6,561 रुपये बैंक में जमा हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर ए के बाद बी को उधार दिया, सी को उधार दिया और डी को उधार दिया। 3 बार बैंक ने उधार दिया है और 3 बार उधार देकर के बैंकों की जो कुल जमा है ये हो गई 34,390 रुपये। इसमें से 10% अर्थात 3,439 रुपये कोषानुपात के रूप में बैंक अपने पास रखता है और शेष उधार दिए हैं 30,951 रुपये। तो इस तरह से व्युत्पन्न जमा हो गई 30,951 रुपये। तो ये तो केवल 3 बार ऋण देने का परिणाम है। अगर ये प्रक्रिया लगातार इसी तरह से चलती रहती है तो कुल संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के हिसाब से हम देखें तो बैंकों की कुल जमा हो जाएगी 1 लाख रुपया। और ये कैसे प्राप्त हुई ये इसके जस्ट बाद हम एक सूत्र के द्वारा आपको बताएंगे। इस 1 लाख रुपए का 10% होता है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये बैंक अपने पास में नकद रूप में रखेगा और शेष 90,000 रुपये के ऋण दे दिए जाएंगे। तो ये कुल संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के हिसाब से हमने निकाला है और इसका जो सूत्र है ये इसके बाद हम देखेंगे। तो ये जो प्रणाली है ये गुणित साख निर्माण कहलाती है। तो इस प्रवृत्ति को ही गुणित साख निर्माण की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद हम लेंगे बैंकों की साख निर्माण क्षमता को ज्ञात करने का गणितीय सूत्र। तो बैंकों की जो साख निर्माण क्षमता है इसे हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कुल जमा अर्थात टोटल डिपॉजिट ये बराबर है A/R के, जहाँ A बराबर है बैंकों की प्रारंभिक नकद जमा या निक्षेप, R बराबर है कोषानुपात अर्थात रिजर्व रेशो। तो टोटल डिपॉजिट है A/R के। यदि हम A अर्थात प्रारंभिक नकद जमा 10,000 रुपये लेते हैं और R है कोषानुपात जो बराबर है 10% के,
तो कुल जमा अर्थात टोटल डिपॉजिट TD हो जाएगी A/R, जो कि बराबर है 10,000 अपॉन 10%। 10% को हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10,000 अपॉन 10/100, जो कि बराबर है 10,000 इंटू 100 पलट करके ऊपर आएगा, 10 नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करने पर ये आ जाता है 1,00,000 रुपए। तो बैंकों की जो कुल जमा है ये हो जाएगी 1,00,000 रुपए। तो जो व्युत्पन्न जमा या साख निर्माण क्षमता है ये बराबर है कुल जमा माइनस प्रारंभिक नकद जमा के। तो जो कुल जमा है ये 1,00,000 रुपए और प्रारंभिक नकद जमा है 10,000 रुपए। तो इस तरह से जो साख निर्माण क्षमता है ये हुई यहाँ पर 90,000 रुपए, जो कि मैंने अभी तालिका में आपको बताया था। तो इस सूत्र के द्वारा हम बैंकों की साख निर्माण क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार पुनः समझ लीजिए आप, कुल जमा बराबर है A/R। A है यहाँ पर 10,000, R है 10%। इसको हल करते हैं तो कुल जमा आ जाएगी आपकी 1,00,000 रुपए। और जो व्युत्पन्न जमा या साख जमा है ये बराबर होती है कुल जमा माइनस प्रारंभिक जमा के। तो ये बराबर है 1,00,000 माइनस 10,000, जो कि बराबर हो गई 90,000 रुपए के। तो ये है साख निर्माण क्षमता को ज्ञात करने का गणितीय सूत्र।